Section 51 deals, 51 and 52 both deals with medical examination for the purpose of collecting evidence. 52 जो है स्पेशली डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ में, बाकी जनरल प्रोविजन जो है वो है सेक्शन 51। तो हम डायरेक्टली सेक्शन 51 पर चलते हैं और देखते हैं व्हाट डज दिस सेक्शन सेज। ओपन योर बैरेक्स और सेक्शन 51 को देखिए। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, मतलब अक्यूज का होना जरूरी है। किसको एग्जामिन कर रहे हैं हम? अभी तक हमारे सामने वर्ड अक्यूज बार बार नहीं आ रहा था। we were dealing with the word arrested person. He might be an accused, might not be an accused. यहां पर अभी फर्स्ट टाइम हमारे पास वर्ड निकल करके आ रहा है अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है। और ऐसा लगता है इन द सर्कमस्टेंसेस, जो फैक्ट्स निकल करके आ रहे हैं, जो नेचर निकल करके आ रहा है और जो फैक्ट्स निकल करके आ रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि अगर एग्जामिनेशन कराया गया इस व्यक्ति का जो हमारे सामने है, जिसको अक्यूज बनाया जा रहा है, उससे क्या होगा? इट विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो ऐसी कंडीशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं लिखा है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यही चीज है जो डिफरेंस करेगी 51, 52 और 53 में। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस के ये लॉफुल होगा कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसको रिक्वेस्ट करे, अगर कोई पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब इसका क्या करो, आप मेडिकल एग्जामिनेशन करो फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, देन इट शैल बी लॉफुल फॉर हिम एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ। अगर भाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो है ही है, एम्पावर्ड, साथ ही साथ अगर उसके अंडर कोई काम कर रहा है वो भी एम्पावर्ड है, अगर वो गुड फेथ में काम करता है, इन एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन, भाई उसकी सहायता कर रहा है। भाई बहुत बार होगा कि डॉक्टर सारा कुछ काम नहीं कर रहा होगा, उसकी सहायता के लिए और लोग भी होंगे। तो इफ दे आर एक्टिंग इन गुड फेथ एंड अंडर एड एंड डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, then they are lawful to make such examination of person arrested and is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence and to use force। ठीक है, फोर्स भी, रीजनेबल फोर्स भी यूज कर सकते। अगर ये व्यक्ति फीमेल है जिसको एग्जामिन किया जाना है, मतलब जो अक्यूज्ड है, इफ शी इज अ फीमेल, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये किया जाएगा कि या तो जो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या तो उसी के द्वारा किया जाए, अगर उसके द्वारा ना किया जाए तो उसके एटलीस्ट सुपरविजन में किया जाए। whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by or under the supervision of female registered medical practitioner। यहां तक बात मेरे समझ से आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसको बिना किसी डिले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक पहुंचा देंगे। किसके पास पहुंचा देंगे? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक। अब एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लड हो गया, ब्लड स्टेन्स हो गया, सीमेन, स्वैब्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में स्पटम हो गया या स्वेट हो गया, हेयर सैंपल्स हो गए, फिंगर नेल क्लिपिंग्स हो गए, ठीक है, जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह या मॉडर्न डे साइंटिफिक टेक्निक्स जो है उनके लिए यूज़ किया जा सके। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन भी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, तो इसका मतलब है वही डेफिनेशन जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंतर्गत दी गई है, वही सेम डेफिनेशन भाई वहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं और उनको रजिस्टर होने के लिए बोला जाता है। जो मेडिकल नेशनल मेडिकल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है अंडर दिस एक्ट ऑफ 2019, वही डेफिनेशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप। वहां पर जनरल ऑफेंस के लिए था, वहां पे ऑफेंस स्पेसिफाइड नहीं था, यहाँ पे ऑफेंस स्पेसिफाइड है, द ऑफेंसेस ऑफ रेप। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग of rape or attempt to commit rape and there are reasonable grounds for believing that examination of person will afford evidence to commission of such offences, it shall be lawful for the registered medical practitioner employed in the hospital run by government or by local authority।
बताओ, ये ऐसी बात, वहां बाकी सारी बातें सेम है, एक रेप एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, वहां पर ऑफेंस था, उस ऑफेंस वर्ड को हटा करके 52 में कर दिया गया है रेप। और साथ ही साथ वहां पर था रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहां पर है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन दी हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता वो भी नहीं है, तो और वो कहां तक नहीं है, 16 किलोमीटर के रेडियस में भी ऐसा व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। 16 किलोमीटर के रेडियस में जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, द ऑफेंस वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, वहां से 16 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, ऐसा कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही नहीं है जो कि या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हो या लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो हॉस्पिटल चलाए जाते हैं उनमें काम कर रहा हो। ऐसा कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं, तो ऐसे केस में आप अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और ये सब करा किसके डायरेक्शन पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एट रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। ठीक है, मेरे समझ से इसके बाद वही सेम बातें जो 51 में लिखी थी वही 52 में लिखी, देयर इज नथिंग व्हिच इज डिफरेंट हियर। अब वहां पर पर्टिकुलर्स नहीं लिखे थे कि आपको क्या क्या लिखना है, यहां पर यह भी है जरूरी कि ये बातें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें लिखनी पड़ेंगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फॉलोइंग पर्टिकुलर, सबसे पहली बात तो नेम एंड एड्रेस लिखना है अक्यूज पर्सन का, किसके द्वारा उस पर्सन को लाया गया, बाय हुम ही वॉज ब्रॉट, कोई पुलिस वाला लेकर के आया, कोई और व्यक्ति लेकर के आया, कौन लेकर के आया है, ये भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एज क्या है, अगर उसको कोई इंजरीज है तो वो इंजरीज है कैसे हैं, कौन कौन सी इंजरीज हैं उसकी बॉडी पर, जो भी मटेरियल आपने उसकी बॉडी से लिया है हर मटेरियल की जानकारी आपको लिखनी है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए हो सकता है आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करें, है ना, जो भी आप क्या करते हैं कलेक्शन, जो भी सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसकी बॉडी से, वो सारे के सारे सैंपल्स लिखने हैं। ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और भी कोई जो मटेरियल पर्टिकुलर्स आपको लगते हैं दैट कैन बी रिटन इन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। द रिपोर्ट शैल बी प्रिसाइजली, shall state precisely the reason for each conclusions arrived at। जो भी कंक्लूजन आपने निकाले हैं वो सारे के सारे कंक्लूजन को प्रिसाइजली लिखना है। एग्जैक्ट टाइम लिखना है कि किस समय आपने मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया और किस समय ये मेडिकल एग्जामिनेशन खत्म हुआ। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। फिफ्थ, द मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप तुरंत के तुरंत रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे और उसकी जवाबदारी होगी कि वो ये रिपोर्ट तुरंत के तुरंत मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करे, जो कि सेक्शन 193 क्लॉज ए के सबसेक्शन 6 में दी गई है। ठीक है, 193 क्या है, 193 डील्स विथ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। मैंने बताया था ना, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो जो भी ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी ये पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी। इतनी बात क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको, बताओ जरा। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम सेक्शन 53 पे। तो मैंने बताया 51 और 52 डील करता है किसके लिए, 51 और 52 है जो वो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए है कि आप एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 53 है, यहां पर भी एग्जामिनेशन होना है एक्यूज्ड का, लेकिन यहां पर जो अरेस्टेड पर्सन है उसका एग्जामिनेशन होना है, बट इट इज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, व्हेन एनी पर्सन is arrested he shall be examined by medical officer। देखो 51 पाप पढ़ के आए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 52 पढ़ा आपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्किंग एम्प्लॉयड ना हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। यहां पर खासा चेंज हो गई, ये हो गया मेडिकल ऑफिसर। अब मेडिकल ऑफिसर कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, इन दी सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, एमओ आप बोलते हैं चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, and in case of medical practitioner, medical officer is not available by a registered medical practitioner. अगर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी करा सकते हैं। हर एक डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, क्योंकि उसका नाम, आप जैसे कि बार का आप एडवोकेट बनते हो तो आपका नाम कहाँ रजिस्टर कराते हो, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराते हो, मतलब आप रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर कराते हो, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएट होते हो। उसके बाद में आपको पावर होता है कि आप क्या करोगे, एडवोकेट के तौर पे काम कर सकते हो। यू आर लाइसेंस टू वर्क एज एन एडवोकेट। सेम वेज जब एक डॉक्टर अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लेता है, अपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वो मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, तो उसको नेशनल मेडिकल कमीशन से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो उसी को, जिसको रजिस्टर करा गया है, उसी को बोलेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो हर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, वो मेडिकल ऑफिसर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जो मेडिकल ऑफिसर है उससे करवाना एग्जामिनेशन। अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं है देन यू कैन मूव फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्रोवाइडेड दैट इफ द मेडिकल ऑफिसर और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इज नेसेसरी, ही मे डू सो। उनको लगता है एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया, उनको लगता है दोबारा से भी करने की जरूरत है, दे कैन डू इट। अगर भाई अरेस्टेड पर्सन जो है वो है कौन है, फीमेल है, ठीक है, तो फिर वो किसके द्वारा एग्जामिन करा जाएगा, फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। और अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। बताओ जरा, कहीं पर भी सबसेक्शन 1 में आपको ये देखने के लिए मिला दैट इट इज बीइंग डन फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, देखने को मिला क्या? नहीं, बिकॉज द पर्पस ऑफ सेक्शन 53 इज नॉट to collect evidence from the person of the accused। accused के पर्सन से एविडेंस कलेक्ट करना उसका उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य तो 51 और 52 में हो चुका है। नाउ रीड सेक्शन 53 का ये सबसेक्शन 2। The medical officer or the registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare a record of such examination mentioning therein any injuries, जो भी injuries और marks ऑफ वायलेंस है किसकी, अरेस्टेड पर्सन की बॉडी पर, एंड दी अप्रोक्सीमेट टाइम, और साथ ही साथ अप्रोक्सीमेट टाइम भी बताएंगे कि कब वो मार्क्स जो है वो इन्फ्लिक्ट हुए। भाई कोई चोट उसके शरीर पर मिलती है, बताया जाएगा कि 1 घंटे पहले की है, 2 दिन पहले की है, 3 दिन पहले की है, ठीक है। व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, where an examination is made under subsection 1 and a copy of report of such examination shall be furnished by medical officer or registered medical practitioner as the case may be to the arrested person। अब बताओ जरा, अभी तक जो भी एग्जामिनेशन हो रहा था, मेडिकल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर था, चाहे वो 51 हो या 52, दोनों में ही वो कॉपी किसको देता था, वो पुलिस वाले को, क्योंकि एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर वो चीज हो रही थी। यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन के लिए है। तो एक कॉपी किसको दी जाती है, अरेस्टेड पर्सन को दी जाती है, या अरेस्टेड पर्सन किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है जिसको वो कॉपी दी जाएगी। और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन नॉट अवेलेबल बाय registered medical practitioner soon after the arrest is made। is this clear or not? is this clear? 53 तक चलो जरा 54 से आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। सेक्शन 54 TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जाएंगे तो वहां सेक्शन 7 में आपको इससे रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। वहां पर आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड देखेंगे और वहां पर हम बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज कंडक्टेड, ठीक है, कैसी की जाती है। लेकिन लगभग प्रोसीजर तो उसका यहां पर भी दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति को अरेस्ट करा गया, अब उसका आइडेंटिफिकेशन कराना है। बहुत बार क्या होता है, अक्यूज पर्सन जो होता है, जो अरेस्टेड पर्सन, अक्यूज जिसने सॉरी ऑफेंडर जो होता है वो अज्ञात होता है। भाई हमेशा आप हो नहीं सकता है कि आप अपराधी को जानते हो। यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, पर्सन कम्स टू यू
और आपसे फोन आपका स्नैच कर लेता है। अब यू डू नॉट नो हु दैट पर्सन इज, आपको नहीं पता कौन है वो, बट इफ यू विल सी द फोटोग्राफ ऑफ हिम, इफ यू सी हिम इन पर्सन अगेन, you might be able to identify such person, and in that case identification of arrested person is very important. भाई जिसको अरेस्ट करा है वही अपराधी है या नहीं है, कोई एक व्यक्ति आइडेंटिफाई करेगा। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, जनरली लाइन से 4-5 लोगों को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि बताओ इनमें से कौन जो है वो ऑफेंडर है, कौन अपराधी है। तो इट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। यहाँ पर वॉइस सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं, आवाज़, बहुत बार आवाज़ सुनी होती है विक्टिम ने या किसी और दूसरे विटनेस ने, और उससे भी वो क्या करते हैं, पहचान जाते हैं कि किसने अपराध किया। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में सेक्शन 54 है, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड इज आइडेंटिफिकेशन बाय अदर पर्सन और पर्सन्स इज कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन बड़ा जरूरी है। तो ऐसे केसेस में द कोर्ट, देखो पावर किसको है, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, देखो हर एक कोर्ट के पास पावर नहीं है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ऑर्डर करने की। आइडेंटिफिकेशन किस कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा, उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं बताऊं, अभी जब आप आगे जाकर के कन्फेशन देखेंगे तो कन्फेशन में पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, आप कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन होना आपके पास जरूरी नहीं है, पढ़ेंगे आगे जाकर के आप, और यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा और सरप्राइज हो जाओगे। आपको लगेगा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ही तो कराना है, जुरिस्डिक्शन हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है। इट इज अ प्रोसीजर। However, the procedural law is just handmaid of justice. Procedural law किस लिए है कि आप जस्टिस दे सके, बट फिर भी आप जब एग्जामिनेशन में जाते हैं और वहां ये सारी चीजें करेंगे, then you have to stick to the facts which are contained as rules in this BNSS. इंपॉर्टेंट बनता है। तो जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट को जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ है, टीआई है, वो रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, तो कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है, मे डायरेक्ट, कोर्ट मे डायरेक्ट persons who are arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as court may deem fit. जैसे भी कोर्ट को सही लगेगा वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है कोर्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द अरेस्टेड पर्सन इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। अगर मान लीजिए कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है और उसको आइडेंटिफिकेशन करना है, जिसको आइडेंटिफाई करना है वो नहीं, जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो व्यक्ति मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सब कुछ किया जाएगा इन दी सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में किया जाएगा, ठीक है। और इसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड भी किया जाएगा, और मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी होगी कि वो सारे अप्रोप्रिएट स्टेप ले जिससे वो व्यक्ति उस सामने वाले को आइडेंटिफाई सही तरीके से कर सके। इज दिस क्लियर? इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? बताओ जरा। दिस नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर्स हैं देखो, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा। ये पर्टिकुलर क्या बता रहा हूं मैं आपको, सेक्शन नंबर अंदर का कुछ नहीं पूछेगा ज्यादा, लेकिन पूछ लेगा 54 डील्स विद व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन इज गिवन इन विच सेक्शन, हु कैन ऑर्डर इट, हु कैन डायरेक्ट इट, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शनल, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन, इस तरीके से कैसे भी वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब मान लीजिए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, हो सकता है बहुत बार खुद ना जा पाए उस व्यक्ति को अरेस्ट करने, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट को बोलेंगे
क्या करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट को बोलेंगे कि जाओ, तुम जाओ और गिरफ्तारी करके ले आओ उस व्यक्ति की। खुद नहीं जाएंगे, अपने सबॉर्डिनेट को भेज देंगे। अब सबॉर्डिनेट को भेजा तो सबॉर्डिनेट को कुछ ना कुछ लिख करके तो भेजोगे। जब भी सबॉर्डिनेट को ऐसे ऑर्डर्स दिए जाएंगे बिना वारंट के अरेस्ट, देखो वारंट के साथ अरेस्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वारंट पकड़ा देगा और वारंट लेकर के वो अरेस्ट करने चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां बिना वारंट के अरेस्ट करना है तो ऐसी सिचुएशन में आप एक पेपर पर लिख करके देंगे कि किस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, फॉर व्हाट ऑफेंसेस ही इज बीइंग अरेस्टेड। ये सब कुछ स्पेसिफाई करके आप क्या करेंगे, उस ऑफिसर को पकड़ा देंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? और जब भी वो व्यक्ति जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो वो पूछेगा कि साहब क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप ये पेपर उसको दिखा सकते हैं, उसका सब्सटेंस बता सकते हैं कि इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ये तब नहीं करना पड़ेगा जब मैं खुद प्रेजेंट हूं और मैं ही अपने सबॉर्डिनेट को बोलूं कि जाओ अरेस्ट करो। अब मैं प्रेजेंट हूं मतलब एट द प्लेस वेयर द अरेस्ट इज बीइंग मेड, भाई मैं सामने वाले व्यक्ति को ही अरेस्ट करवाना चाह रहा हूँ और मेरा सबॉर्डिनेट मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। आई एम नॉट अरेस्टिंग दैट पर्सन बट आई एम डायरेक्टिंग माई सबॉर्डिनेट टू मेक एन अरेस्ट फॉर मी, देन इन दैट केस सच राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा लॉजिक है इस बात में और लॉजिकली यू कैन अंडरस्टैंड इट व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन इन दैट मैनर। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑब्वियस सी बात है, और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर चैप्टर 13, ऑब्वियस सी बात है 13 में ही आप करोगे इन्वेस्टिगेशन, वहीं से स्टार्ट होती है सारी कहानी। रिक्वायर्स एनी सबॉर्डिनेट, आप अपने जूनियर को बोलते हो, सबॉर्डिनेट को बोलते हो टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ऑब्वियस सी बात है बिना वारंट के। अदरवाइज एन इन प्रेजेंस, आप जब प्रेजेंट हो तब तो बोलोगे नहीं, प्रेजेंस के अलावा ही बोलोगे। एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट वारंट ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक एन अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग। राइटिंग में एक ऑर्डर दोगे जिसमें क्या लिखा होगा, स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड ऑफ एंड द ऑफेंसेस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज बीइंग मेड। आप किस अपराध के लिए या किस कारण से उसको अरेस्ट कर रहे हो ये सब कुछ लिख करके दोगे। एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग अरेस्ट नोटिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर। वो भाई सब्सटेंस बताओगे आप ऑर्डर का, और अगर भाई वो बोलता है कि मुझे दिखाई दो तो आप दिखा भी दोगे वो ऑर्डर उसको। सेकेंड, नथिंग इन द सबसेक्शन शैल अफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 35। ऑब्वियस सी बात है, एक पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 35 में बिना वारंट के अरेस्ट करने की जो पावर है वो तो है ही। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर देगा, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दे, आई हैव डायरेक्टली पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन, मैं उस पर्सन को डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता हूं। क्या मुझे ऑर्डर इन राइटिंग एसएचओ से या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से लाने की जरूरत है? नहीं, ये तो तब है जब मुझे जानकारी भी नहीं है, आई हैव नॉट रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, बस मुझे केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वे में बोला जा रहा है कि दैट यू शुड गो एंड मेक एन अरेस्ट, तब ऑर्डर इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा, दोनों सबसेक्शंस आपको सबसेक्शन 1 और 2 क्लियर है या नहीं है? बहुत बढ़िया। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, बताओ जरा, हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? जिसके पास कस्टडी होगी उसकी जिम्मेदारी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, ध्यान रखना है, सेक्शन 56 है। 57, पर्सन अरेस्टेड to be taken before magistrate or officer in charge of police station. A police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, obvious सी बात है, अगर वो बेल ले सकता है तो उसको बेल दे दोगे आप। take or send person before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of police station, किसी के सामने भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 58 बहुत आएगा एग्जाम में, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कौन से प्रोविजन में ये दिया गया है। अब देखो, जिस भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करोगे उसको 24 आवर से आपको ज्यादा अरेस्ट नहीं, 24 आवर से ज्यादा डिटेन नहीं करना है। आपने अरेस्ट किया, विद इन 24 आवर्स यू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। आप उसको क्या करोगे,
मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? विद इन 24 आवर्स। और जो भी अरेस्ट करोगे आप, जिस भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए अरेस्ट करोगे, उसकी जानकारी बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि उस व्यक्ति को लेकर के जाओगे, उसकी जानकारी आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दोगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोले कि भाई एसडीएम को देना, तो फिर एसडीएम को देना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास में बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो बोले कि मेरे को नहीं, आप एसडीएम साहब को दे दिया करो। ठीक है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और if he so directs to the sub-divisional magistrate the cases of all persons arrested without warrant within the limits of respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise। चाहे उनको बेल दी गई हो चाहे बेल ना दी गई हो, आपको उनको क्या करना है? प्रोड्यूस करना है, वो सॉरी उनकी रिपोर्ट्स देनी है। इज दिस क्लियर? पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, बैरेक्ट में थोड़ी सी गलती है, आपके बैरेक्ट में थोड़ा सा अलग लिखा होगा। ये जो 58 मैंने अभी आपको बताया, ये सब कुछ 59 का है। ठीक है। 58 में आप क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। सॉरी, वही मैं कहूँ कि थोड़ा सा अलग। 58, 59 उन्होंने, मैंने आपको एक साथ बताया था, उन्होंने 58 लिखा ही नहीं। जो मैंने बात आपको बताई ना पहले कि 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है मैजिस्ट्रेट के सामने, ये बोला मैंने आपको, ये बात नहीं लिखी उन्होंने। और ये बात कौन से सेक्शन की है? सेक्शन 58 की है। आप 58 को अपने बैरक में ओपन कर लीजिए। इस बैरक में गलत दिया हुआ है जो आपके सामने खुला हुआ है। आप सेक्शन 58 अपने बैरक में ओपन करिए, मैं बता देता हूँ वहाँ पर कौन सी बात लिखी हुई है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको विद इन 24 आवर्स, अगर सामने वाले को आपने बेल नहीं दी, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया, इफ ही इज नॉट एडमिटेड टू बेल, you will not detain him beyond the period of 24 hours and you will produce such person before the magistrate। ठीक है। मैजिस्ट्रेट कौन सा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके सामने आप प्रोड्यूस करेंगे और फिर फर्दर रिमांड की आप बात करेंगे। अगर आपको फर्दर रिमांड चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हो सकता है रिक्वायरमेंट हो फर्दर रिमांड की, यू विल आस्क फॉर रिमांड। वो हम पढ़ेंगे रिमांड से रिलेटेड प्रोविजंस में। ठीक है। अब इसमें 24 आवर में आप वो पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे जो आपकी जर्नी में लगा। मान लीजिए पुलिस स्टेशन से जहां गिरफ्तार किया गया, वहां से मैजिस्ट्रेट तक पहुंचने में 10 घंटे का समय लग जाता है, तो इस 10 घंटे के पीरियड को आप 24 घंटे काउंट करने में एक्सक्लूड कर देंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता है। ट्रैवल टाइम जो है वो ट्रैवल टाइम को आप एक्सक्लूड कर देंगे। 58 आपने देख लिया आपके बैरेक्ट में। हैव यू सीन सेक्शन 58 इन योर बैरेक्ट्स? हाँ ना, कुछ तो, बहुत बढ़िया। अब जो बात मैंने फिर सेकेंड हाफ में आपको बोली, क्या बोला मैंने कि आप ये सारे के सारे रिपोर्ट्स कहाँ करेंगे? मैजिस्ट्रेट को, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसको देंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कह दिया कि एसडीएम को साहब को देना है, तो फिर आप एसडीएम साहब को रिपोर्ट करेंगे। चाहे बेल दी गई नहीं दी गई, उससे मतलब नहीं है, आप रिपोर्ट करेंगे कि कितने अरेस्ट करे गए बिना वारंट के, कितने नहीं करे गए। वो सारी बात 59 की है। ठीक है। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। यहाँ पर क्या करा गया, थोड़ा सा ये गलत लिख दिया गया है, ये प्रोविज़न जो है थोड़ा गलत लिख दिया गया है। ये वाला 58 इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए था। जो बात मैंने आपको बता दी वो होना चाहिए। 60 पर आइए, सेक्शन 60 को देखिए। डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन अप्रीहेंडेड। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अब चाहे जैसे भी अरेस्ट हुआ, अगर अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करने का मतलब अरेस्ट मेमो बनाया, अरे अरेस्ट मेमो बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता? मैंने प्रोसीजर बताया था आपको। यू विल प्रिपेयर अ अरेस्ट मेमो, तो अरेस्ट मेमो बनाया गया। तो जब भी आप पुलिस ऑफिसर होने के नाते किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे, तो उसको तब तक नहीं छोड़ोगे, शैल नॉट बी डिस्चार्ज, शैल नॉट बी डिस्चार्ज। अच्छा, ये वाले नो को मैं यहां पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये वाले नो को मैं यहां पढ़ रहा हूं, शैल नॉट बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट, जब तक कि या तो वो बॉन्ड ना दे दे अपना, या बेल बॉन्ड ना दे दे,
या स्पेशल ऑर्डर ना हो जाए मैजिस्ट्रेट। तीन ही सिचुएशन में छोड़ सकते हैं और किसी सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे। अगर अरेस्ट कर लिया तो या तो बॉन्ड पे छोड़ोगे या बेल बॉन्ड पे छोड़ोगे या फिर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे छोड़ोगे। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। मैं आपको शुरुआती दिनों में बता चुका हूं कि बॉन्ड और बेल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। कौन बताएगा, जरा जल्दी बताओ। मानसी आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड? बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। मंतशा? हाँ हाँ, तो क्या होगा बॉन्ड और बेल बॉन्ड में? मंतशा आप बताइए। वासु? हाँ, तो बेल बॉन्ड में आपको क्या लगेगा, श्योरिटी लगेगा। बेल बॉन्ड में क्या लगेगा, श्योरिटी लगेगा। मंतशा आपका माइक जो है वो म्यूट है, कैसे आवाज आएगी? आपके तरफ से जो माइक्रोफोन है वो म्यूट है, नहीं आ रही है आवाज। ठीक है, तो बेल बॉन्ड में क्या लगेगा, श्योरिटी लगेगा। बॉन्ड में जो पर्सनल बॉन्ड होता है वहां पर आपको श्योरिटी नहीं लगता है, बिना श्योरिटी के आपको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यही तीन तरीके से छोड़ा जाएगा। अगर पुलिस ने एक बार अरेस्ट कर लिया तो या तो बॉन्ड चाहिए या बेल बॉन्ड चाहिए या फिर स्पेशल ऑर्डर होगा मैजिस्ट्रेट का। ठीक है, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। अब मान लीजिए एक लॉफुल कस्टडी से कोई एक व्यक्ति भाग जाता है, एस्केप कर जाता है, या कोई उसको रेस्क्यू कर लेता है। रेस्क्यू का मतलब ये मत समझना, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, ऐसा नहीं। रेस्क्यू का मतलब भाई उस वहां से निकाल के भगा ले जाता है किसी भी व्यक्ति को। तो ऐसे केस में पुलिस के पास पावर होगी कि वो इमीडिएटली उसको परस्यू करे और अरेस्ट करें उसको इन एनी प्लेस इन इंडिया। उसका पीछा करेंगे और अरेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, इन एनी प्लेस इन इंडिया। और उसके लिए जो प्रोविजंस है सेक्शन 44 के वो अप्लाई होंगे, ऑब्वियस सी बात है। टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑल्दो द पर्सन मेकिंग अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर वारंट। चाहे वो वारंट के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है, लेकिन 44 में जो भी प्रोसीजर थे वो सारे के सारे लागू होंगे। एंड इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, चाहे उसके पास, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो नहीं हो, अथॉरिटी हो उसके पास अरेस्ट करने की नहीं हो। ठीक है, लेकिन 44 में जो प्रोविजंस थे, प्रोसीजर थे लागू वही पे वही लागू होंगे। अब जो भी अरेस्ट करे जाएंगे वो केवल और केवल इस संहिता के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट करे जाएंगे, इसके अलावा नहीं करे जाएंगे। नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर अरेस्ट, अदरवाइज नो अरेस्ट शैल बी मेड। अच्छा, इसमें तो कर ही जाएंगे। एनडीपीएस है, एनडीपीएस में स्पेशल प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग किए जा सकते हैं। एससी एसटी में अगर कोई अलग से प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? बताओ जरा, 62 तक की कहानी क्या आप सभी को समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं चैप्टर 6 पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं। चैप्टर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 6 जो है वो डील करता है चैप्टर 6 डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अ पर्सन। भाई किसी भी व्यक्ति को कंपेल करना कोर्ट के सामने उपस्थित होने के लिए, या अथॉरिटीज के सामने उपस्थित होने के लिए भी बोला जाएगा, पुलिस ऑफिसरों के सामने। भाई इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी का एग्जामिनेशन कराना है कोर्ट के अंदर, तो यू विल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट और बिफोर द अथॉरिटी और बिफोर द पुलिस ऑफिसर, ये जरूरत होगी। तो कैसे आप किसी व्यक्ति को कोर्ट या पुलिस अथॉरिटी के सामने लेकर के आएंगे, उसी के लिए आपका चैप्टर 6 जो है वो दिया गया है। देयर आर वेरियस वेज। समन्स एक जरिया है, वारंट एक मेथड है, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट इज अ प्रोसेस।
तो वी विल डील वन बाय वन। आज जो है हम पढ़ेंगे समन्स के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम? समन्स के बारे में। ठीक है, तो समन्स है क्या? तो समन्स बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक ऑर्डर है कोर्ट का, या किसी ऑफिसर का भी हो सकता है, टूवर्ड्स अ पर्सन। उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर रीजन के लिए उपस्थित रहना है, प्रेजेंट होना है। डायरेक्शन देखो, किसको डायरेक्शन दिया जा रहा है? उसी व्यक्ति को डायरेक्शन दिया जा रहा है जिसको उपस्थित होना है। वारंट में हम देखेंगे ऐसा नहीं होगा। वारंट में डायरेक्शन होगा किसी और को, किसी को लाने का। यहां पर डायरेक्शन कैसा है? जिस व्यक्ति को आना है उसी को इनविटेशन एक तरीके से समझो आप, भेजा जा रहा है, बट इट इज इन द नेचर ऑफ डायरेक्शन, इट इज इन द नेचर ऑफ अथॉरिटी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो सेक्शन 63 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है इस कहानी? सेक्शन 63 से। ठीक है, तो मैंने बताया प्रेजेंस को कंपेल करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस का यूज किया जाता है, अलग अलग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक तरीका है आपका समन्स। एक तरीका कौन सा है? समन्स है। समन्स इज वन मेथड। नेक्स्ट इज वारंट। वारंट जारी करा जाता है। अनदर वन इज प्रोक्लेमेशन। अनदर वन इज अटैचमेंट। और फिर एक तरीका आता है बॉन्ड। अरे भाई बोला जाता ना, बार बार बोला जा रहा था, बॉन्ड साइन करवा लेंगे। तो भाई पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? बॉन्ड साइन करवा लेगा, बॉन्ड साइन करा लेगा और बोलेगा कि आप इस तारीख को उपस्थित रहेंगे। तो जिसने बॉन्ड साइन करा है उसकी जवाबदारी है कि वो उस पर्टिकुलर डेट पर क्या रहे? प्रेजेंट रहे। उसको भी हम डील करेंगे। तो इतने मेथड्स हैं। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? देयर आर इन टोटल 5 मेथड्स। हम को सबको एक एक करके जो है वो डील करेंगे। फर्स्ट वन इज समन्स, जो कि सेक्शन 63 से स्टार्ट होता है। 2 सेक्शंस बढ़ गए हैं, पहले 61 से स्टार्ट होता था, नाउ इट स्टार्ट्स विद 63, और पहले 69 तक जाता था, अब 71 तक जाएगा। 63 टू 71 और 72 ऑनवर्ड्स फिर हम वारंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लो समन्स होता क्या है। समन्स इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस, माइल्डर फॉर्म of process issued for enforcing appearance or production of document or thing, appearance or प्रोडक्शन ऑफ थिंग। अब देखो जरा, समन्स को अपीयरेंस के लिए भी, पर्सनल मतलब अपीयरेंस मतलब किसी व्यक्ति को बुलाना है, उसका अपीयरेंस कराना है, तो उसके लिए भी यूज किया जाएगा, और प्रोडक्शन ऑफ थिंग के लिए भी यूज किया जाएगा। तो भाई जब अपीयरेंस के लिए यूज किया जाता है वो पहले हम 63 से 71 पे पढ़ने वाले हैं, और फिर 93 ऑनवर्ड्स जो है वो हम प्रोडक्शन ऑफ थिंग के लिए भी पढ़ेंगे। वहां पर जो चीजों को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड जो है, जिसको हम सर्च वारंट बोलते हैं, वारंट के फॉर्म में अगर हो जाएगा तो उसको सर्च वारंट बोलते हैं, और एक व्यक्ति को बोला गया कि आपके पास ये चीज है, आप ये चीज लेकर के आओ, तो उसको समन बोलते हैं। किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए? समन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग। उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम लोगों से रिलेटेड पढ़ेंगे प्रोविजंस। अभी हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? लोगों को बुलाने के लिए, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोडक्शन ऑफ थिंग का इसके बाद पढ़ेंगे। तो समन्स जो है 2 पर्पसेस के लिए किए जाते हैं।
समन्स इज इशूड, आगे लिखना आप, समन्स इज इशूड in all summons cases अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जितने भी समन्स केसेस होंगे उन सब में आप क्या इशू करेंगे, समन्स इशू करेंगे। और वारंट केसेस में अगर कोर्ट चाहे तो समन्स जारी कर सकता है। एंड in warrant cases it may be issued at the discretion of the court, and in warrant cases it may be issued at the discretion of the court, at the discretion of the court, कोर्ट के डिस्क्रेशन पे जो है सॉरी वारंट केसेस में भी इशू किया जा सकता है। चलिए ये तो बात हो गई, आप समझ गए किसी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष बुलाना है तो उसको समन्स जो है कोर्ट जारी कर सकता है। बहुत अच्छी बात। अब आखिर इन समन्स में क्या लिखा जाता है, कैसा होता है, तो इसको समझने के लिए आप आपके बैरेक्ट को देखेंगे और बैरेक्ट में आप जाएंगे शेड्यूल 2 पर। कहां जाएंगे? सेकंड शेड्यूल पर। खोल लीजिए जरा, सेकंड शेड्यूल खोलिए, शेड्यूल 2 पर जाएंगे। खोल लिया नहीं खोला? अब शेड्यूल 2 में ध्यान दीजिएगा जरा, पहले फॉर्म नंबर 1 जो था, सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, वहां पर ही समन्स जो है वो दे रखा था, समन्स टू अक्यूज्ड पर्सन दे रखा था। बट नाउ इट हैज बीन गिवन एट फॉर्म नंबर 2। अब जो फॉर्म नंबर 1 है, देखो मैं बता रहा हूं, नोटिस जो है हम 35 में पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए बताओ जरा। सेक्शन 35 में हम पढ़ करके आए कि जहां पर आपको लगता है कि व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, वहां पे आप नोटिस इशू करेंगे और नोटिस के थ्रू उसको बुलाएंगे। जब तक वो नोटिस से कंप्लाई करता रहेगा उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसी नोटिस का फॉर्मेट जो है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बाय पुलिस का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्म नंबर 1 में दिया गया है, देखो जरा। और जो समन्स है अक्यूज्ड पर्सन के लिए, अब वो फॉर्म नंबर 2 में चला गया है। देखो जरा, इतनी सारी बातें कहां होंगी? ये सारी चीजें आपकी समन्स में होती है, फॉर्म नंबर 2 में दिया गया है, समन्स टू अक्यूज्ड पर्सन। अच्छा, जो समन्स टू विटनेस है वो आपका फॉर्म नंबर 34 में दिया है। तो ये बातें लिख लेना, मैं 34 पे आपको लेके नहीं चल रहा हूं। समन्स जो है, जो विटनेस को समन्स करे जाते हैं, उसका फॉर्मेट जो है वो फॉर्म नंबर 34 में दिया है। फॉर्म नंबर 2 इज फॉर समन्स टू अक्यूज्ड पर्सन। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा है, किसको जा रहा है, नेम ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, उसका एड्रेस क्या है ये लिखा है, स्टेट शॉर्टली ऑफेंसेस चार्ज, ऑफेंसेस का चार्ज जो है वो लिखा है, ठीक है। और आप कहां उपस्थित होना है मैजिस्ट्रेट का, वो डेट लिखी है, किस डेट को उपस्थित होना है, किस डेट को जारी करा जा रहा है, देखो वो लिखना है, सील लगानी है कोर्ट की और सिग्नेचर होने हैं जज के। तो यही कंटेंट है, दिस इज द कंटेंट ऑफ समन्स। ये सारी बातें समन्स में होनी चाहिए। अब देखो जरा, आप कुछ नहीं करिए, आप पहुंच जाइए सेक्शन 63 पे, ओपन सेक्शन 63 को ओपन करिए आप। हाँ देखो, ए समन्स, समन्स को पहले पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ समन्स, एवरी समन्स इशूड बाय कोर्ट अंडर द संहिता शैल बी इन राइटिंग, बिल्कुल, इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब है, डुप्लीकेट में कॉपीज में होना चाहिए। अब भाई आप समन से लेकर के जाओगे, उसको दिखाओगे
तो एक कॉपी उसको देकर के आओगे और दूसरी कॉपी अपने पास में रखोगे जिसके पीछे सिग्नेचर करा लोगे, जिससे ये पता लगेगा कि आपने समन्स जो है वो सर्व कर दिया है, दे दिया है, उसने एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट आपको दे दिया, इसलिए डुप्लीकेट में जारी करा जाता है। साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर देख लिया था हमने, बिल्कुल। फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द रूल डायरेक्ट एंड शेल बियर सील ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सील ऑफ द कोर्ट होती है, ये भी जानते हैं। इनक्रिप्टेड और इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अब ये नई चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हो सकता है जिसमें इमेज हो, सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अभी रिसेंटली सब कुछ इनकॉर्पोरेट करा गया है बीएनएसएस के अंदर, प्रीवियसली ये प्रोविजन जो है नहीं हुआ। तो आपको समझ में आया क्या क्या होना चाहिए भाई, डुप्लीकेट में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइन करा जाना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, सील होनी चाहिए कोर्ट के द्वारा। इसमें जो चीज नहीं दी है वो मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट का नाम होना चाहिए जिस कोर्ट में उपस्थित होना है, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और पर्पस होना चाहिए, किस पर्पस के लिए बुला रहे हैं। हमने देखा ना अभी वो बातें 63 में नहीं लिखी हैं, लेकिन हम अभी फॉर्म नंबर 2 को देख करके आए हैं जहां पर ये सारी बातें लिखी हुई। इज दिस क्लियर और नॉट? अब देखो जरा सर्व कैसे करा जाएगा। समन्स को सर्व करना है तो सर्व कैसे करोगे? तो एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। या तो पुलिस ऑफिसर को दे देंगे समन्स कि तुम जाओ सर्व करके आओ, या कोई ऑफिसर ऑफ कोर्ट होगा, ठीक है, इशूइंग इट, और अदर पब्लिक सर्वेंट या कोई पब्लिक सर्वेंट हो उनको दे दिया जाएगा, उनके द्वारा जो है समन्स को सर्व करा जाएगा। Provided that the police station or the registrar in this court in the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other details as the government may by rules provide। ठीक है, एक रजिस्टर बना सकते हैं जहां पे ये सारी की सारी जानकारी जो है लिखी जाएगी। देखिए, the summons shall, very important, if practicable be served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicates of the summons। एक डुप्लीकेट जो है पर्सनली उसको आप जो है क्या करके आएंगे, दे करके आएंगे जिस भी व्यक्ति को समन करा गया है। प्रोवाइडेड दैट समन्स बियरिंग इमेज ऑफ द कोर्ट सील may also be served by electronic communication in such manner as the state government may by rules provide। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि भाई मेल से जा सकता है, व्हाट्सएप से जा सकता है, एसएमएस से जा सकता है, जहां पे कोर्ट की सील जो है इमेज के तौर पे रखी जाती है, तो उस मैनर में भी सर्व किया जा सकता है। अभी रिसेंटली इसको ऐड करा। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट क्या है, एवरी पर्सन ऑन हुम समन्स इज सो सर्व्ड पर्सनली, जिसके ऊपर भी पर्सनली सर्व करा जा रहा है, वो क्या करेगा, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन आर रिसीट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। जो दूसरा डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट आपने उसको दे दिया, एक डुप्लीकेट आपके पास में होगा, उसके बैक पे आप उससे साइन कराओगे। मैं आपको बता दिया पहले भी क्यों करा रहे हो, जिससे यह पता लगे कि आपने समन्स जो है सर्व कर दिया। यहां तक आपको बात समझ में आई नहीं आई? जितना हो सके आपको पर्सनली सर्व करना है। अब मैं बताऊं आपको आगे जो दिया गया है 63, 64, वो सॉरी इसके आगे जो आपको दिया गया 65, 67, 66, ये सारी बातें जो करी गई हैं वो मिसलीनियस बातें हैं। कौन सी बातें हैं? मिसलीनियस बातें हैं कि भाई कॉर्पोरेट बॉडी है तो उस पर कैसे सर्व करेंगे। अगर मान लीजिए आप समन सर्व करने का और वो व्यक्ति नहीं मिला तो कैसे सर्व करेंगे, सब्सटीट्यूटेड सर्विस कैसे करेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके ऊपर कैसे सर्व करेंगे, वो व्यक्ति लोकल लिमिट्स के बाहर रहता है, आपके लिमिट्स में ही नहीं रहता। आप हो भोपाल के कोर्ट, आपको पहुंचाना है गुवाहाटी के को किसी व्यक्ति को समन्स, तो कैसे पहुंचाओगे? इन सभी के रिगार्डिंग जो है अलग अलग प्रोविजंस जो है करे गए। तो इसको ब्यूटीफुली एक तरीके से पढ़ा जा सकता है और तैयार किया जा सकता है। कैसे आप करोगे वो मैं बताता हूं आपको। व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे सेक्शन, फिर लिखेंगे सर्विस, थोड़ा सा पास में हो गया, यहां पे लिख देता हूं सेक्शन, फिर लिखेंगे सर्विस ऑन हुम,
किसके ऊपर सर्विस करेंगे, सर्विस ऑन हूम। फिर लिखेंगे हाउ सर्व्ड, कैसे सर्व किया जाएगा, हाउ सर्व्ड। और फिर यहां पर एक मिसलिनियस बात लिख देंगे, मिसलिनियस कुछ और बात रह जाएगी तो वो मिसलिनियस बात वहां पर लिख। और आप हर प्रोविजंस को पढ़ेंगे और इन्हीं 4 हिस्सों में उस प्रोविजन को डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि मैं आपके लिए सेक्शन 65 से जो है स्टार्ट करता हूं। सॉरी, सर्विस ऑफ अ समन्स ऑन अ कंपनी और कॉर्पोरेशन। देखो जरा, कहां सर्व करना है आपको, कंपनी और कॉर्पोरेशन में सर्व करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे आप सेक्शन 65 कॉर्पोरेट बॉडीज पे सर्व करना। भाई कॉर्पोरेट बॉडीज पे ही सर्व करना है, ठीक है। देखिए चलिए और आगे देखते हैं। मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन, किसको सर्व करोगे, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी और कॉर्पोरेशन, और बाय अ लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस्ड टू। या तो डायरेक्ट जाओ और डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर को पकड़ा दो, या फिर एक रजिस्टर्ड लेटर लिखो, वो एक लेटर लिखो जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, किसको जाएगा, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन इंडिया, इन विच केस सर्विस shall be deemed to have been affected when the letter would arrive in ordinary course of post. उसके बाद सेकेंड सबसेक्शन देखो, सर्विस ऑन समन्स ऑन अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये भी देखो, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गए या फिर और फर्म्स और पार्टनरशिप हो गए, एसोसिएशंस हो गए। मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन पार्टनर ऑफ द फर्म, भाई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होगा, और एसोसिएशन, और बाय अ लेटर सेंट रजिस्टर्ड पोस्ट। अब देखो जरा, दोनों ही केसेस में क्या कर रहे हो आप, दोनों ही केसेस में एक ही तरीके से, या तो पार्टनर के ऊपर या डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी के पास जाकर के समन डायरेक्टली दे रहे हो, या फिर रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू भेज रहे हो। तो देखो क्या करोगे आप, यहीं पे लिख लोगे, फर्म भी लिख लोगे, पार्टनरशिप, फर्म, एसोसिएशन। तो कैसे, किसके ऊपर सर्व करोगे, तो भाई डायरेक्ट आप चले जाओ किसके पास में, डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, ये सारी पोस्ट आपको लिख देनी है। फर्म के केस में पार्टनर हो गया, एक ये हो गया। दूसरा मेथड है आपका लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ये लिख दोगे, लेटर बाय रजिस्टर्ड। तो ये दो मेथड हो गए, दो तरीके से सर्व करा जाएगा। हाउ सर्व्ड हो गया। मिसलिनियस पॉइंट में देखो, आप सर्विस कब कंप्लीट मानोगे, जब वो लेटर ऑर्डिनरी कोर्स में पहुंच जाता है, तो वो चीज आप मिसलिनियस पॉइंट में लिख। बात समझ आई नहीं आई, बताओ जरा, इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं? बिल्कुल। अब मैं आपको क्या करूंगा, सारे प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, सारे प्रोविजंस बताऊंगा, और आप क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पे सारे के सारे प्रोविजंस को ऐसे ही बाइफरकेट करेंगे 4 पार्ट्स में। हो सकता है मिसलिनियस वाली बातें कहीं पर ना हो सकता है कहीं कहीं पर आपको मिसलिनियस वाली बातें ना मिले, हो सकता है ऐसा। तो जो मिसलिनियस में बातें नहीं मिलेंगी वहां पे आप छोड़ देंगे, ठीक है। देखिएगा जरा, आप आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 66 को पढ़ते हैं। सेक्शन 66, सर्विस व्हेन समन्स पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। अब जिसको आपने समन भेजा वो मिला ही नहीं अपने रेसिडेंस पे, तो फिर क्या करोगे, तो ऐसे केस में एक डुप्लीकेट जो है उसके किसी फैमिली मेंबर पे छोड़ दोगे। क्या करोगे, फैमिली मेंबर पे छोड़ दोगे। वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, तो सर्विस समन्ड, सर्विस ऑन हुम, तो लिखो पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, ये हेडिंग हो गया अपना, कैन नॉट बी फाउंड। हाउ सर्व्ड, कैसे सर्व करा जाएगा, एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, द समन्स में बी सर्व्ड बाय लीविंग one of the duplicates for him with some adult member of his family. Adult member, very important. Adult member of his family living with him, residing with him, and the person with whom summons is so left is required by serving officer sign receipt. अब जिसके साथ में छोड़ा है उसको बोल सकते हो आप कि भाई दूसरे डुप्लीकेट के, भाई उसको दे दिया था जिसको सर्व करना था, उससे साइन करवा रहे थे, अभी वो नहीं मिला, आपने दूसरे अडल्ट मेंबर को दे दिया, तो उससे भी आप साइन करवा सकते हो कि भाई ये समन जो है उस व्यक्ति के लिए है।
पहले यहां पर अडल्ट मेल मेंबर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अडल्ट मेल मेंबर लिखा हुआ था अकेले। इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया। अब लिख दिया गया है बीएनएसएस में, सीआरपीसी में अडल्ट मेल मेंबर बस लिखा था, अभी लिख दिया गया है अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। बात समझ आई नहीं आई? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एक्सप्लेनेशन बार बार एग्जाम में आएगा। अच्छा, ये अडल्ट मेल मेंबर भी एग्जाम में आता है कि अगर वो फाउंड नहीं हुआ तो कैसे सर्व करोगे? तो अडल्ट मेल मेंबर को आप जो है दे करके आ जाओगे। एक्सप्लेनेशन, सर्वेंट जो है वो फैमिली मेंबर नहीं कहलाता। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप सीपीसी पढ़ोगे, एकोमोडेशन पढ़ोगे, तो वहां पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ वासु बताओ। गलत लिखा होगा, उन्होंने ट्रांसलेट सही से नहीं कर पाया होगा इसको। हाँ हाँ, मेल वाला पार्ट हटा दिया गया। इट हैज बीन डन अवे। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए आपको पर्सनली देना था, पर्सनली भी नहीं दे पाए, आपके घर पे कोई फैमिली मेंबर भी नहीं मिला, तो मतलब ना ही 64, 65, 66 में जो मेथड्स दिए थे उन तरीके से सर्विस हो ही नहीं पा रही है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? आप एक डुप्लीकेट को लेंगे और उस डुप्लीकेट को लेकर के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस पे या होमस्टेड पे, जहां पे वो पर्सन जनरली रहता है, जिसको आपको समन करना है, वो जहां पे रहता है, उस आप लेंगे उस समन्स को और कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे, गेट पे हो सकता है, सामने ही किसी दीवार पे, आप दीवार पे आप क्या लगा देंगे, कर देंगे उसको चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे, अफेक्स कर देंगे। आ रही है बात समझ में? जहां पर वो ऑर्डिनरी रहता है आप वहां पे, इसको बोलते हैं हम सब्सटीट्यूटेड सर्विस। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम सीपीसी में। मतलब यहां पर सब्सटीट्यूटेड सर्विस नहीं कहलाता है ये, यहां पर सब्सटीट्यूटेड सर्विस नहीं कहलाता है। जब हम सीपीसी में इसको पढ़ते तो इसी चीज को जाकर के चिपका देना, इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड सर्विस। ठीक है, नाम देते हैं, यहां पर नाम नहीं देते हैं। यहां पर तो ये है कि आप 64, 65, 66 किसी भी तरीके से सर्विस नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? एक डुप्लीकेट को लोगे और उसके किसी ऐसे हिस्से पर जो कि सहजता से दिख जाए। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है सहज दृश्य, जो आसानी से दिख जाए। Conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily reside, and thereupon the court, after making such inquiries as it may deem fit, as it may thinks fit, may either declare summons has been duly served। अब कोर्ट चाहेगा तो ये डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ भाई समन जो है सर्व हो चुके हैं, या फिर इट कैन ऑर्डर फ्रेश सर्विस, बोल सकता है कोर्ट की दोबारा सर्विस कर। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? इज दिस क्लियर और नॉट? आप चिपका करके आए, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोर्ट यही मान ले कि समन सर्व हो गया है। कोर्ट इंक्वायरी करेगा और इंक्वायर करने के बाद फिर कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है हाँ आपने सही से समन सर्व कर दिया है। अदरवाइज कोर्ट दोबारा से भी डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि आप दोबारा से समन सर्व करिए। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट पे कैसे सर्व करोगे? मान लीजिए आपको किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बुलाना है कोर्ट में, तो कैसे सर्व करोगे? तो सबसे पहली बात है आप ये उसके हेड ऑफ द ऑफिस को दे दोगे, डायरेक्टली उसको नहीं देना है। वेयर अ पर्सन समन्ड एज एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इशूइंग समन सेल ऑर्डिनरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ ऑफिस। जहां पर वो एम्प्लॉयड है उसके हेड ऑफ ऑफिस को आप भेज दीजिए, और वो जो हेड ऑफ ऑफिस है वो क्या करेगा? वो 64 के अकॉर्डिंग, मतलब पर्सनली उसके ऊपर सर्विस कराएगा, एक डुप्लीकेट पे क्या कराएगा? उसके सिग्नेचर कराएगा। ठीक है, और ऐसे सिग्नेचर का मतलब है कि सिग्नेचर का मतलब है कि ड्यू सर्विस जो है समन्स की हो चुकी है। द सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। ये आपका मिसलिनियस वाले पार्ट में चला जाएगा जो सब सेक्शन। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा। भाई आपको क्या करना है ना, सर्विस कराना है और उसको रिटर्न करना है कोर्ट को अंडर हिज सिग्नेचर, आपने खुद के सिग्नेचर करते हुए, विद द इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन। चलिए, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। भाई आप भोपाल हो,
बुलाना है आपको किस वहां बैठे व्यक्ति को, गुवाहाटी वाले व्यक्ति को, तो वही वहां के मैजिस्ट्रेट को आप भेज दीजिए, जहां पे वो व्यक्ति रहता है वहां के मैजिस्ट्रेट को भेज दीजिए, वहां का मैजिस्ट्रेट जो है वो समन सर्व करा के आपको भेज देगा। When a court desires that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send a summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned reside or is to be there served. Is this clear or not? बताओ, बहुत आसान है, मेरे समझ से कोई समस्या डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। मान लीजिए आपने 64 और 66 में सर्विस नहीं करी, आपने सर्विस करी कैसे, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे चिपका के या फिर ऐसे मैजिस्ट्रेट के थ्रू करवा के, तो ऐसे केसेस में, और मान लीजिए जिसने सर्विंग ऑफिसर, जो सर्विंग ऑफिसर था वो प्रेजेंट ही नहीं है कोर्ट में, तो फिर आप सर्विस को कि भाई सर्विस हो चुकी थी, मतलब समन सर्व हो गया था, नहीं हुआ था, कैसे आप प्रूव करोगे, तो उसी के लिए प्रोवाइड करा गया सेक्शन 70। Where a summons issued by a court is served outside local jurisdiction and in case where the officer who has served summon is not present, या तो आपने आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन सर्व करवाया, या आपका जो सर्विंग ऑफिसर है, बेलिफ है, सर्विंग ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं, और बेलिफ है, वो उपस्थित नहीं है, ठीक है, एट द हियरिंग, एन एफिडेविट purporting to be made before magistrate that such summons has been served and the duplicate of summons purporting to be endorsed by person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence। तो भाई एक एफिडेविट आप देंगे कि आपने सर्विस कर दी थी, और साथ ही साथ वो डुप्लीकेट जिस पे आपने साइन कराए थे वो कोर्ट के सामने देंगे कि देखो साहब हमने तो दिया था, और उसको एविडेंस के तौर पे रखा जाएगा। एंड द स्टेटमेंट देयरइन शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट, और मान लिया जाएगा कि जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे है वो सही है, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव। भाई सामने वाली पार्टी फ्री है, वो क्या कर सकती है, अदरवाइज प्रूव कर सकती है कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट क्या मान करके चलेगा, शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट, कोर्ट मान के चलेगा कि जो भी बातें इसमें लिखी गई, एफिडेविट में लिखी गई, या जो समन्स के पीछे साइन करे गए, ये सब कुछ सही है। इज दिस क्लियर? द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन में बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट। आप चाहो तो जो डुप्लीकेट में आपने साइन कराए हैं उसी के साथ में आपका एफिडेविट अटैच कर दो, आप क्योंकि क्या हो, सर्विंग ऑफिसर हो, बेलिफ हो, आप अटैच कर दो, कोर्ट को सबमिट कर दो। All summons served through electronic communication under section 64 to 71 both inclusive shall be considered as duly served, and a copy of such summons shall be summons shall be attested and kept as a proof of service of summons। इलेक्ट्रॉनिक में बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर सर्व हो रहा है तो भाई उसको ड्यूली सर्व माना जाएगा, और उसकी एक कॉपी आप जो है वो रख लेंगे अटेस्ट करके, जिसको आप ये मान करके चलेंगे कि आपने समन्स जो है सर्व कर दिया था, उसका एक प्रूफ के तौर पे रखे रहेंगे उसको, अटेस्टेड कॉपी को। इज दिस क्लियर? इसके बाद आ गया समन्स, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस। विटनेस पे कैसे समन्स सर्व करोगे, तो विटनेस पे समन्स सर्व करने का तरीका देखो, मैंने आपको बताया फॉर्म नंबर 34 जो है वो डील करता है इसके साथ में कि भाई विटनेस को जो समन्स होगा वो कैसा दिखेगा, फॉर्म नंबर 34, एक तो वो बात। फिर उसके बाद देखो जरा, Notwithstanding anything contained in preceding sections of this chapter, a court issuing summons to a witness may, in addition to simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of summons to be served by electronic communication or by registered post। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था नहीं, पहले केवल रजिस्टर्ड पोस्ट था कि भाई देखो मैंने बेलिफ को तो दी है, बेलिफ जाकर के सर्व करेगा, बेलिफ कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोर्ट का ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, वो बेलिफ जो है वो सर्व करेगा ही करेगा। उसके अलावा कोर्ट जो है ये भी बोल सकता है कि इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, और अभी नया ऐड किया गया कि बोले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भेज दो, ठीक है। एड्रेस टू द विटनेस एट प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिसाइड और कैरीज ऑन बिजनेस और वर्क्स पर्सनली फॉर गेन। When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or endorsement purporting to be made by the postal employee, देखो
पोस्टल एम्प्लॉय क्यों करेगा? क्योंकि पोस्टल एम्प्लॉय लेकर के जाएगा। फिर अभी ये उसके केस में नहीं था, देखो रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह वहाँ पे नहीं आ रहा था, वहाँ पे केवल कॉर्पोरेट वाले में आ रहा था, अदरवाइज नहीं आ रहा था। ठीक है, दैट अ विटनेस रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी। मान लीजिए वो लेकर के गया रजिस्टर्ड पोस्ट और आपने मना कर दिया कि नहीं चाहिए, तो अगर रिफ्यूज भी कर दिया और ये एंडोर्समेंट किसने किया? पोस्टल एम्प्लॉय ने किया कि आपने रिफ्यूज कर दिया है, तब भी कोर्ट मान सकता है कि आपको समन जो है वो ड्यूली सर्व हो चुका था। क्योंकि भाई आपने मना किया, तो क्यों मना किया? आपको तो पता ही है समन है कोर्ट का, आप ले लेते हैं। आपने रिफ्यूज किया तो कोर्ट मान के चलेगा कि आपको समन सर्व हो चुका था। विटनेस रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द समन्स हैज बीन received or on the proof of the delivery of the summons under subsection 3 of 70 by electronic communication, the satisfaction of the court issuing summon may deem that the summon has been duly served। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्ट जो है मान लेगा। मान लीजिए एक कॉपी अगर आपके पास आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कैसे मानते हैं आप? अटेस्टेड एक कॉपी रख ली जाती है, अटेस्टेड कॉपी रखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिकली सर्व करा गया था, उससे मान सकते हैं। आपने पोस्टल एम्प्लॉय को रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्नॉलेजमेंट होगा पोस्टल एम्प्लॉय के पास में, एक्नॉलेजमेंट होगा, उस एक्नॉलेजमेंट से आपको पता लग जाएगा कि समन जो है ड्यूली सर्व हो चुका है। और बाकी जो है उस केस में जब बेलिफ सर्व करके आ रहा है, तब तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसका एफिडेविट होता है, और उसने जो डुप्लीकेट पे साइन करवाए हैं पीछे, वो तो होता ही है उसके साथ में। तो इस तरीके से समन्स जो है वो सर्व कर दिए जाते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है, बताओ ज़रा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको। एडल्ट मेल मेंबर हटा दिया गया है, अब एडल्ट फैमिली मेंबर रह गया है। सर्वेंट जो है डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ? इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। प्लस जब आप विटनेस को क्या कर रहे हैं, समन्स सर्व करा रहे हैं, तो विटनेस को आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी समन्स भेज सकते हैं भाई साइमल्टेनियसली। जब आपने वो भेजा, बेलिफ को भेजा, साथ ही साथ आप इससे भी भेज सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से। इस दिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक तो फिर सब में ऐड हो ही गया है, इलेक्ट्रॉनिक पहले कहीं नहीं था, अब इलेक्ट्रॉनिक सब में ऐड है। मैं बताऊं ये सारी बातों में आपको कोई डाउट है या नहीं है? ये ऑर्डिनरी समन है। अभी हम स्पेशल समन पढ़ेंगे जब हम 226 पे मेरे समझ से 226 या 225, 226, 227 ऐसा कुछ रहेगा। पहले 206 हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल समन भी जो है पढ़ेंगे कि वो प्रेजेंस के लिए नहीं होता है, वो अलग पर्पस के लिए स्पेशल समन बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, बताओ? इज देयर एनी डाउट टिल सेक्शन 71? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? तो कल जो है हम वारंट के बारे में पढ़ेंगे। वारंट भी बिल्कुल देखो बहुत आसान से टॉपिक है, यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जो एग्जाम में पूछी जाती है, इक्का दुक्का चीज़ें पूछी जाती है, और सारी मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो एग्जाम में पूछी जाएगी, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। पूछ लेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे सर्व करते हो, तो हेड ऑफ द ऑफिस जो होगा भाई, जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है उसका जो हेड है उसको दोगे आप समन्स। चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल जो है हम वारंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट। फिर प्रोक्लेमेशन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एग्जाम में वैसा आता है कि मेंस में लिखने को आएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाएगा। वारंट ऑफ अरेस्ट समन्स ये बहुत नहीं आता, कभी कभार पूछ लेगा तो पूछ लेगा। आपको जितना पता होना चाहिए मैंने उतना आपको बता दिया है।